हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा बाल मुकुंद गुप्त। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हिंदी निबंध और उसकी अन्य गद्य विधाएं, उसके बारे में कि किस किस तरीके से उनका उद्भव और विकास हुआ, उन्हें क्या कहा जाता है, जैसे कि रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, आपका व्यंग्य यानी कि क्रिटिसिज्म, व्यंग्य, हास्य व्यंग्य और आपकी आलोचना। ये इस तरह की बहुत सारी विधाओं के अर्थ हमने पढ़े। उसमें अब हमारा जो सेकंड पेपर है उसमें पहला चैप्टर है हमारा बाल मुकुंद गुप्त। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो गुप्त जी जो हैं वो गंभीर चिंतक, प्रभावशाली निबंधकार, ओजस्वी वक्ता, निर्भीक एवं निष्पक्ष आलोचक, कुशल अनुवादक, सहृदय कवि और संवेदनशील समाज सेवी के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं। उन्होंने अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध शंखनाद किया। बाबू बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली एक कड़ी के तौर पर जाने जाते हैं। अब बात करते हैं इनके जीवन के बारे में। तो बाल मुकुंद गुप्त का जन्म जो है वो हरियाणा राज्य में रेवाड़ी जिले के गांव कुड़ियाना में 14 नवंबर 1865 ईस्वी में हुआ था। और ये कहीं कहीं जो है हरियाणा की जगह पंजाब भी लिखा मिल सकता है, क्योंकि उस वक्त जो रेवाड़ी ज़िला है ये पंजाब में आया करता था और अब ये हरियाणा में है। इनके पिता का नाम लाला पूरनमल तथा पितामह यानी कि इनके दादा का नाम लाला गोवर्धन दास था। इनका परिवार बख्शी राम वालों के नाम से प्रसिद्ध था। 15 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह जो प्रतिष्ठित परिवार में अनार देवी के साथ हुआ था, क्योंकि जिस 1865 यानी कि 19वीं शताब्दी के वक्त बहुत जल्दी शादियां हो जाया करती थी, और इसी तरीके से जो बाल मुकुंद गुप्त जी हमारे, इनका भी विवाह बहुत जल्दी हो गया था, यानी कि 15 वर्ष की आयु में अनार देवी के साथ इनका विवाह कर दिया गया था। गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक मदरसे में उर्दू माध्यम से हुई थी, क्योंकि उस वक्त जो मुख्य भाषा के तौर पर जो जन सामान्य भाषा प्रयोग की जाती थी वो उर्दू मुख्य थी। और स्कूल स्तर पर इन्हें पूरे पंजाब का सर्वश्रेष्ठ छात्र घोषित किया गया था और इन्हें छात्रवृत्ति भी दी गई थी, परंतु अपने दादा और पिता की मृत्यु के कारण ये अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए थे। बाद में इन्होंने फिर से पढ़ना शुरू किया और 21 वर्ष की आयु में सन 1886 में ये मिडल कर सके थे। अब बात करते हैं इनकी साहित्य सेवा के बारे में कि इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या इन्होंने सेवाएं प्रदान की, क्या क्या कार्य किए। इनका जो भाषा था, जो भाषा ये इस्तेमाल करते थे वो उर्दू थी, यानी कि उर्दू भाषा पर ये विशेष अधिकार इनका था, क्योंकि आप इसका ऐसे भी कह सकते हैं कि इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वो उर्दू भाषा में हुई थी, तो इसका भी बहुत प्रभाव इस बात का पड़ता है। उन्होंने प्रारंभ में उर्दू में लिखना प्रारंभ किया, क्योंकि जिस भाषा में हमारा ज़्यादा हम कंफर्टेबल होते हैं या ज़्यादा हमें इस बारे में पता होता है, या यूँ कहें कि मातृभाषा जो हमारी होती है, जिस भाषा में हम बचपन से पढ़े लिखे पले बड़े होते हैं, वो उस पर हमारा ज़्यादा अधिकार होता है। इसीलिए उसी भाषा में इन्होंने लिखना आरंभ किया। 22 वर्ष की आयु में मिर्ज़ापुर से निकलने वाला एक उर्दू अखबार अखबार चुनर का संपादन भार इन्होंने संभाला, और कुछ समय बाद लाहौर से निकलने वाले कोहिनूर नामक पत्र के संपादक भी बनाए गए। पंडित मदन मोहन मालवीय और प्रताप नारायण मिश्र की प्रेरणा से ये हिंदी की ओर अग्रसर हुए और हिंदी का ज्ञान प्राप्त किया, और यह अपने समय के सर्वाधिक अनुभवी संपादक थे, और इन्होंने हिंदुस्तान, बंगवासी, भारत मित्र आदि पत्रों में कार्य किया। आप ऐसे कह सकते हैं कि बंगवासी, भारत मित्र और हिंदुस्तान मित्र जैसे जो पत्र पत्रिकाएं थी, ये इनके कारण ही बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। भारत मित्र के तो ये संपादक ही नहीं सर्वा थे, और इस पत्र द्वारा इन्होंने 8 वर्षों से अधिक हिंदी की सेवा की। ये वही पत्र था जिसमें इनके बाल मुकुंद गुप्त के जो शिव शंभू की चिट्ठे, जो हमारा चैप्टर भी है, और मुख्य रूप से जिसके लिए जाने गए, जो इनकी विशेष विधा या यूँ कहो कि इन्होंने जिस पर ज़्यादा जो इनके द्वारा ही खोज की गई थी, एक तरीके से विधा जिसे कहना चाहिए, चिट्ठे जो इन्होंने पत्र जो हैं इन्होंने शुरुआत की थी वो इसी में छपी थी। मात्र 42 वर्ष की अल्पायु में ही 18 सितंबर 1907 में इनका स्वर्गवास हो गया। तो बहुत जल्दी ही इनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने साहित्य की बहुत अधिक सेवा की। अब बात करते हैं इनकी कृतियों के बारे में।
तो इन्होंने कृतियों के तौर पर लिखा शेर शंभू के चिट्ठे, उर्दू बीवी के नाम चिट्ठी, हरिदास, खिलौना, खेल तमाशा, स्फुट कविता, बाल मुकुंद गुप्त, निबंधवाली। जैसे कि हम देख सकते हैं शेर शंभू के चिट्ठे और उर्दू बीवी के नाम चिट्ठी, यानी कि चिट्ठी के तौर पर जो विधा इन्होंने विकसित की थी, चिट्ठी लिखने के तरीके से किसी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए, या आप ऐसे कह सकते हैं कि साहित्य को या अपनी बात को चिट्ठी के माध्यम से लिखना, उसे प्रेजेंट करने का जो विधा इन्होंने विकसित की थी, वो स्पेशली इनके नाम से ही जानी गई। और बाद के जो कवि थे उन्होंने इन्हें एक तरीके से कॉपी करने की कोशिश की, जिसका इन्हें बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ था। संपादन के इन्होंने, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि संपादन के अंतर्गत इन्होंने अखबार चुनार, कोहिनूर, जिसमें से दोनों जो हैं ये उर्दू के थे, भारत प्रताप ये भी उर्दू मासिक था, और भारत मित्र, बंगवासी, इन पत्रों का इन्होंने संपादन किया। इन्होंने कुछ अनुवाद भी किए, जैसे कि मंडेल भगनी जो कि एक बगला उपन्यास है, हरिदास रत्नावली नाटिका, ये एक हर्षकृत नाटिका है। तो ये इनकी रचनाएं थी। अब बात करते हैं इनकी भाषा शैली के बारे में। भाषा शैली के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, भाषा और शैली। तो जैसे कि हम निबंध पढ़ रहे हैं, तो इसमें निबंध के अनुरूप ही भाषा शैली भी देखेंगे कि किसी जो रचनाकार हैं उनकी भाषा शैली कैसी रही, क्योंकि ये निबंध और गद्य की विधाएं हैं, इसलिए इसमें भाषा शैली ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, इनका ज़्यादा महत्व है। तो पहले हम देख लेते हैं इनकी शैली के बारे में। तो जो गुप्त जी हैं, इनकी जो निबंध शैली वो अपनी सरलता, व्यंग्य और गहनता के कारण विशेष आकर्षण रखती है। वैसे तो इनकी जो शैली है वो प्रधान रूप से व्यंग्य ही है, लेकिन उन्होंने प्रसाद और विवेचन शैली का भी प्रयोग अपने निबंधों में किया है। तो इस तरीके से इनकी जो शैली है निबंध की, वो 3 प्रकार से हम देख सकते हैं। पहली प्रसाद, दूसरी व्यंग्य और तीसरी विवेचन शैली। इसके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले प्रसाद शैली। गुप्त जी ने इस शैली का प्रयोग चिट्ठे और खत तथा शेर शंभू के चिट्ठे में कई स्थलों पर किया है। विषय की वर्णनात्मकता और विवरणात्मकता के समय इस शैली का आदर्श रूप हम देख सकते हैं। छोटे छोटे जो मुहावरेदार सरल वाक्य और चित्रोपमता विशेष रूप से इस शैली में द्रष्टव्य है। दूसरा है हमारा व्यंग्य शैली। यह है गुप्त जी की प्रधान शैली है। उनके सभी निबंधों में प्राय व्यंग्य का ही पुट रहता है और कथन में विदग्धता और अलंकारिकता देखने को मिलती है। सरल, स्पष्ट और गद्यात्मक भाषा में लिखे गए इनके निबंध मुहावरों और सूक्तियों के प्रयोग से विशेष आकर्षक हो गए हैं, और इन निबंधों में निर्भीकतापूर्वक उन्होंने समाज और सरकार पर व्यंग्य किए हैं। उनके व्यंग्य मार्मिक और चोट करने वाले हैं। तीसरी जो उनकी शैली है वो है विवेचन शैली। बाल मुकुंद गुप्त के गंभीर लेखों में इस शैली के दर्शन होते हैं, और गंभीरता तथा विवेचन की प्रौढ़ता उस शैली का विशेष आकर्षण है। अब शैली के बाद हम बात करते हैं भाषा की। बात करते हैं इनकी भाषा के संबंध में। तो निबंध की भाषा के अंतर्गत इन्होंने शब्दावली, मुहावरों का प्रयोग, सूक्त्यात्मकता, चित्रोपमता और काव्यात्मकता का इनकी भाषा में गुण है। तो सबसे पहले बात करते हैं शब्दावली की। शब्दावली के अंतर्गत निबंधों की भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के अतिरिक्त उर्दू व अंग्रेजी के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। बहुत ही कलात्मक और स्वाभाविक प्रयोग मिलता है उसमें, जहाँ दिव्य, अलौकिक, गति, विचित्र, स्वाधीन, मधुर, अमृत, दित्या, चंद्र, उदय, इस तरह के संस्कृत निष्ठ शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग इन्होंने किया है। वहीं गुप्त जी को जाफरानी, आवाज़, दुनिया, इस तरह के जो उर्दू शब्द हैं इनसे भी परहेज नहीं है। और यही नहीं, इन्होंने अवसर के अनुकूल अंग्रेजी शब्दों का भी निसंकोच प्रयोग किया है। बात करते हैं मुहावरों का प्रयोग। गुप्त जी ने अपने निबंधों में मुहावरों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया है। मुहावरों के प्रयोग से इनकी भाषा में अभिव्यंजना की शक्ति द्विगुणित हो गई है। और सूक्त्यात्मकता के अंतर्गत इनके निबंधों में यथास्थान बहुत ही सुसंगठित सुंदर सूक्तियों का प्रयोग किया गया। इन सूक्तियों के प्रयोग से भाषा में प्रभावशीलता एवं गांभीर्य का जो समावेश हुआ है। इनमें कुछ का हम उदाहरण दे सकते हैं कि आशा मनुष्य को लुभाती है और विशेषकर दुर्बल को कष्ट देती है। तो इस प्रकार की कुछ सूक्तियाँ हैं जिन्होंने अपने जो निबंध है, अपनी जो रचनाएँ हैं उसमें प्रयोग किया है।
बात करते हैं चित्रोपमता एवं काव्यात्मकता की। कहीं कहीं गुप्त जी की भाषा में गजब की चित्रोपमता और काव्यात्मकता दिखाई देती है। ऐसे स्थलों पर उनके भावात्मकता के दर्शन भी होते हैं। तो इन विशेषताओं के अतिरिक्त उनकी भाषा में व्याकरण की दृष्टि से शुद्धता, स्पष्टता, शब्दों का सही प्रयोग, प्राणवत्ता आदि को विशेष रूप से देखा जा सकता है। गुप्त जी के सभी निबंधों में उनका सजग, सहज और सप्राण व्यक्तित्व मूर्तिमान है। प्रयास करके अपनी भाषा शैली को वे चमत्कारपूर्ण, पांडित्यपूर्ण, अस्पष्ट, उलझी हुई नहीं बनाते। उनकी लेखनी का यह जादू है कि साधारण से साधारण प्रसंग भी सप्राण हो उठते हैं। तो ये तो था बालमुकुंद गुप्त जी का परिचय, जिसके अंतर्गत हमने इनका परिचय देखा, इनकी जो भाषाएं थी, भाषा शैली देखी। ये सब चीज़ें हमने इनके काव्य में इनकी जो परिचय है इसमें देखा। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इनका जो रचना हमारे कोर्स में लगी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।